क्वेश्चन है राम और श्याम के वजन का योग 80 किलोग्राम है। राम के वजन का 50% श्याम के वजन का 5/6 गुना है। दोनों के वजन का अंतर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर प्रश्न में दिया हुआ है कि राम और श्याम के वजन का योग कितना है, 80 किलोग्राम है। और यहाँ पर संबंध भी दिया हुआ है कि जो राम के वजन का 50% है वो श्याम के वज़न का 5/6 गुना है। तो यहाँ पर हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर इस इक्वेशन को हल करेंगे और हल करने के बाद हम राम और श्याम के वज़न के बीच में कितना अनुपात है ये ज्ञात करते हैं। तो हम लिखेंगे राम के वज़न का के स्थान पर हम गुणा और यहाँ पर 50% यानी कि 50/100। फिर हम लिखेंगे श्याम का वज़न का के स्थान पर मल्टीप्लाई और यहाँ पर हम लिखेंगे 5/6। 50 और 100 तो कट जाएंगे, यहाँ पर आ जाएगा ये 1/2 और यहाँ पर 2 के पहाड़े से 6 भी कट जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 3। और राम का वज़न बट्टे श्याम के वज़न का जो अनुपात है वो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हो कि 5/3 ही बचा है। तो बराबर में यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5/3। तो राम और श्याम के वज़न का जो अनुपात है वो कितना आ गया है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये अनुपात आ गया है 5:3। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि राम और श्याम के वज़न का जो अनुपात है वो कितना है, 5/3। तो यहाँ पर अब हमें ज्ञात क्या करना है, यहाँ पर ज्ञात करना है कि दोनों के वज़न का अंतर क्या होगा। तो यहाँ पर अब आप ये देख पा रहे होंगे कि अगर राम का वज़न 5 यूनिट है तो श्याम का वज़न कितना है, 3 यूनिट है। और इनके वज़न के बीच में जो अंतर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा ये अंतर 2 यूनिट का है। तो हमें यहाँ पर ज्ञात करना है कि दोनों के वज़न का अंतर क्या है, लेकिन हमें किलोग्राम में वैल्यू ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर अब आप ये देखिए कि किलोग्राम में जो वैल्यू दे रखी है ये किसकी दे रखी है, राम और श्याम के वज़न का योग जो है ना वो 80 किलोग्राम है। तो आप यहाँ पर देखिए कि राम का वज़न 5 यूनिट, श्याम का वज़न 3 यूनिट, तो कुल मिलाकर कितना हो जाएगा, वज़न 8 यूनिट हो जाएगा। लेकिन प्रश्न के अनुसार तो ये वैल्यू किसके बराबर दे रखी है, 80 किलोग्राम के बराबर दे रखी है। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 10 किलोग्राम के बराबर आ जाएगी। लेकिन प्रश्न में तो हमें ज्ञात ये करना है कि दोनों के वज़न का अंतर क्या है। तो दोनों के वज़न का जो अंतर है वो तो 2 यूनिट है। जब 1 यूनिट बराबर 10 किलोग्राम है तो फिर 2 यूनिट बराबर क्या होगा, 2 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए हमें 2 में 10 का गुणा करना होगा और यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगी 20 किलोग्राम। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर होगा। क्वेश्चन है दो टंकियों ए और बी में पानी की मात्रा का अनुपात 6:5 है। टंकी ए के पानी की मात्रा में 30% की वृद्धि की जाती है। टंकी बी के पानी की मात्रा में कितने प्रतिशत वृद्धि की जानी चाहिए कि दोनों टंकियों में पानी की मात्रा जो है वो समान हो जाए। तो यहाँ पर प्रश्न में दिया हुआ है कि दो टंकी है, एक टंकी ए है और दूसरी टंकी बी है। तो दोनों टंकियों में जो पानी की मात्रा का अनुपात है वो कितना है, 6:5 है। लेकिन प्रश्न में तो ऐसा कहा गया है कि टंकी जो ए है उसके पानी की मात्रा में 30% की वृद्धि की जाती है। तो यहाँ पर हम मान सकते हैं कि अगर हम यहाँ पर भी 0 लगा दें और यहाँ पर भी 0 लगा दें तो क्या कोई फ़र्क पड़ेगा, बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब भी आप यहाँ पर इसको हल करोगे तो ये अनुपात तो 6:5 ही रहेगा। लेकिन यहाँ पर हम इस अनुपात में 10 का गुणा इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि दोनों टंकियों में जो पानी की मात्रा का अनुपात है वो 6:5 है। अगर हम इस अनुपात में 10 का गुणा कर देंगे तो ये अनुपात 60:50 हो जाएगा और अगर हम इसको हल करते हैं तो भी ये 6:5 ही रहेगा। लेकिन हम 10 का गुणा इसलिए कर रहे हैं कि हम प्रश्न को आसानी से हल कर पाए। तो आप ऐसा समझ सकते हो कि जो टंकी ए और बी है, तो टंकी ए में तो पानी की मात्रा 60 यूनिट है या फिर 60 लीटर मान सकते हो और टंकी जो बी है उसमें पानी की जो मात्रा है वो 50 लीटर है, इस तरह से मान सकते हैं। और अगर हम पानी की मात्रा का अनुपात निकालेंगे तो ये अनुपात तो 6:5 ही रहेगा। इस तरह से आपको यहाँ पर समझना है। अब आप यहाँ पर देखिए कि किया क्या जा रहा है, टंकी ए के पानी की मात्रा में 30% की वृद्धि की जा रही है। तो यहाँ पर देखिए कि टंकी ए जो है उसमें पानी की मात्रा 60 यूनिट है।
अगर 30% की वृद्धि की जाएगी तो फिर यहाँ पर पानी की मात्रा कितनी हो जाएगी। तो इसके लिए हमें 60 का 30% निकालना होगा और ये तो आपको पता ही है कि किसके बराबर होगा, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगी और 6 का गुणा 3 से होगा तो ये आ जाएगा 18, यानी कि 18 यूनिट पानी की मात्रा में वृद्धि हो जाएगी। यहाँ पर दिया हुआ है कि 30% वृद्धि की जाती है, तो यहाँ पर हमने देखा है कि यूनिट में कितनी वृद्धि होगी, 18 यूनिट की वृद्धि होगी और ये 60 यूनिट से कितना हो जाएगा, 78 यूनिट हो जाएगा। यानी कि टंकी ए में जो पानी की मात्रा 60 यूनिट थी अब बढ़कर कितनी हो गई है, 78 यूनिट हो गई है। अब प्रश्न में तो आगे ये दिया हुआ है कि जो टंकी बी है ना, उसके पानी की मात्रा में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि दोनों टंकियों में पानी की मात्रा समान हो जाए। तो प्रश्न में तो ऐसे कहा जा रहा है कि टंकी ए में जितना पानी हो गया है उतना ही पानी टंकी बी में भी हो जाना चाहिए, यानी कि यहाँ पर भी 78 यूनिट ही होना चाहिए। लेकिन पूछा ये गया है कि यहाँ पर पहले तो 50 यूनिट था, तो 50 यूनिट में हम कितनी वृद्धि करें जिससे कि ये पानी जो है वो 78 यूनिट हो जाए। तो यहाँ पर हमें यही पता लगाना है कि कितनी वृद्धि की जाए। तो आप ये देखोगे कि 50 लीटर पानी पहले था और अब कितना हो गया है, 78 लीटर। अगर हम लीटर में देखें या फिर यूनिट में देखें तो यहाँ पर कितनी वृद्धि हुई है, 28 यूनिट की वृद्धि हुई है। लेकिन आंसर हमें प्रतिशत में निकालना है। तो आपको ये पता है कि वृद्धि तो कितनी करनी है, 28 यूनिट की करनी है, क्योंकि 50 यूनिट पहले पानी था लेकिन करना कितना है, 78 यूनिट। तो 28 यूनिट की तो वृद्धि करनी होगी। लेकिन ये देखिए कि पहले कितना था, 50 लीटर था, 50 यूनिट था, तो बट्टे में हमें लिखना होगा 50 और मल्टीप्लाई तो हम यहाँ पर 100 से करेंगे ही, क्योंकि आंसर हमें प्रतिशत में देना है। अब हम इसको हल कर सकते हैं, 50 से 100 कट जाएगा 2 बार और यहाँ पर 28 का गुणा 2 से होगा तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 56%। तो प्रश्न में पूछा गया था कि टंकी बी के पानी की मात्रा में कितने प्रतिशत वृद्धि की जानी है, तो यहाँ पर आंसर आएगा 56%, जिससे कि दोनों टंकियों में पानी की मात्रा समान हो जाए। तो आप देख सकते हो कि दोनों टंकियों में पानी की मात्रा समान है। टंकी ए के पानी में कितनी वृद्धि की गई थी, 30% की वृद्धि की गई थी, जिससे कि ये 78 यूनिट आया था। लेकिन टंकी बी में जो पानी था उसको भी हमें 78 यूनिट ही करना था, तभी तो दोनों टंकियों में पानी की मात्रा समान हो पाती। तो यहाँ पर टंकी बी में तो 50 यूनिट पानी था लेकिन इसको करना कितना था, 78 यूनिट। तो यहाँ पर 28 यूनिट की वृद्धि करनी थी, लेकिन आंसर जब प्रतिशत में निकाला है तो वो कितना आया है, 56% आया है। तो आप देख सकते हो कि ऑप्शन सी में लिखा हुआ है 56%, तो यही सही आंसर होगा। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति का कार्य समय प्रतिदिन 15% बढ़ गया है, यानी कि कार्य करने का जो समय है वो प्रतिदिन 15% बढ़ गया है और उसका जो वेतन है वो प्रति घंटे 20% तक बढ़ गया है। उसकी दैनिक आय कितने प्रतिशत तक बढ़ गई है। तो प्रश्न में ऐसा पूछा गया है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं समय, लेकिन यहाँ पर हम लिखेंगे ओल्ड, यानी कि पहले कितना समय था, और न्यू यानी कि अब कितना समय है। और यहाँ पर हम लिखेंगे वेतन, यानी कि पहले कितना वेतन था और अब कितना वेतन हो गया है। तो यहाँ पर देखिए कि समय में तो वृद्धि कितनी हो रही है, 15% की वृद्धि हो रही है। तो 15% का अगर हम भिन्न रूप निकालेंगे तो ये होगा 15/100 और जब हम इसको हल करते हैं तो ये आ जाता है 3/20 के बराबर। तो आपको ये पता लग गया है कि 15% किसके बराबर होता है, 3/20 के बराबर होता है। तो यहाँ पर जो बट्टे में 20 लिखा हुआ है ये तो हम मान रहे हैं कि पहले जो समय था कार्य करने का वो कितना था, 20 यूनिट था, लेकिन अब वृद्धि की गई है और कितनी वृद्धि की गई है, 15% की। तो 20 का 15% तो 3 के बराबर होता है। इसका सीधा सा अर्थ ये है कि अगर 20 यूनिट कार्य पहले किया जाता था तो अब 3 यूनिट की वृद्धि की जा रही है और कार्य का जो समय है वो कितना हो गया है, 20 यूनिट से 23 यूनिट हो गया है। तो पहले अगर 20 यूनिट कार्य समय था तो अब कितना हो गया है, 23 यूनिट कार्य समय हो गया है। या फिर ऐसा सोच सकते हो कि पहले 20 घंटे कार्य किया जाता था तो अब 23 घंटे कार्य किया जा रहा है। या फिर आप कोई भी समय की इकाई ले सकते हो। तो यहाँ पर आपको यही समझना है कि 15% से 15% होता है 3/20 के बराबर। अगर पहले 20 यूनिट घंटे किया जाता था कार्य तो अब 3 यूनिट की वृद्धि करती जाती है और अब कितना हो गया है, ये 20 से 23 हो गया है। इस तरह से आपको यहाँ पर समझना है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं
कि पहले 20 यूनिट घंटे कार्य किया जाता था और अब कितना समय हो गया है बढ़कर 20 से 23 हो गया है। फिर वेतन में वृद्धि हुई है, वेतन में कितनी वृद्धि हुई है, 20% की वृद्धि हुई है। तो 20% का भी हम भिन्न रूप लिखेंगे तो ये होगा 20/100 के बराबर, और जब हम इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा 1/5 के बराबर। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 1/5। तो अब आप ये देखिए कि जो बट्टे में 5 लिखा हुआ है इसको तो हम मान रहे हैं पहले का वेतन, लेकिन वृद्धि हो रही है 20% की, तो 5 का 20% 1 के बराबर होता है। तो वृद्धि कितने की हो रही है, 1 यूनिट की वृद्धि हो रही है। यानी कि पहले वेतन अगर 5 यूनिट था तो अब 1 यूनिट की वृद्धि हो रही है, तो नया वेतन हो जाएगा 6 यूनिट। इस तरह से आपको समझना है। तो अब हम यहाँ पर पता लगाते हैं। आगे यहाँ पर प्रश्न में दिया हुआ है कि हमें ज्ञात क्या करना है, उसकी दैनिक आय जो है वो कितने प्रतिशत तक बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर हम आय निकालते हैं, लेकिन आय हम कैसे निकालेंगे। अब आप ये समझिए कि कोई व्यक्ति जो है वो 20 घंटे कार्य पहले करता था। अगर वह व्यक्ति पहले 20 घंटे कार्य करता था और प्रति घंटे के हिसाब से उसको कितने रुपए मिलते थे, 5 रुपए मिलते थे, तो उस व्यक्ति को एक दिन में कितने रुपए मिलेंगे, 20 का गुणा 5 से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 100 रुपये। आप समझ गए होंगे कि 20 घंटे कार्य कर रहा है और प्रति घंटे के 5 रुपए मिल रहे हैं, तो 20 गुणा 5 किया तो यहाँ पर उसको रुपए कितने मिल जाएंगे, 100 रुपये मिल जाएंगे। फिर आप यहाँ पर देखिए कि 23 घंटे तो वह कार्य कर रहा है अब, क्योंकि घंटे की संख्या यहाँ पर बढ़ चुकी है, कार्य समय जो है वो बढ़ गया है 15%, तभी तो ये 20 से कितना हो गया है, 23 हो गया है। अगर कार्य समय बढ़ा दिया गया है तो उस स्थिति में वेतन भी बढ़ा दिया गया है। पहले वेतन 5 यूनिट दिया जाता था, लेकिन अब कितना दिया जा रहा है, 6 यूनिट दिया जा रहा है। तो अगर हमें आय निकालनी है तो हमें क्या करना होगा, घंटे में हमें वेतन से गुणा करना होगा। यानी कि 23 तो घंटे अगर वह कार्य कर रहा है और यहाँ पर हमें 6 का गुणा करना होगा, क्योंकि 6 रुपए मिल रहे हैं 1 घंटे के कार्य के। तो यहाँ पर उसको कितनी आय मिलेगी, यानी कि उसका वेतन कुल मिलाकर कितना होगा। तो यहाँ पर 6 तिया 18 हो जाएगा और 6 दूनी 12 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ये 138। यानी कि पहले तो उसको मिलता था 100 यूनिट, लेकिन अब कितना मिलेगा, 138 यूनिट मिलेगा। तो अब आप ये देख ही सकते हो कि यहाँ पर जो उसकी दैनिक आय है उसमें वृद्धि हुई है। पहले तो उसको 100 यूनिट ही मिलते थे रुपए, लेकिन अब उसको कितने मिल रहे हैं, 138 यूनिट मिल रहे हैं। तो यहाँ पर जो वृद्धि हुई है वो कितने की हुई है, 38 यूनिट की वृद्धि हुई है। लेकिन प्रश्न में हमें आंसर जो निकालना है वो परसेंटेज में निकालना है। तो आपको ये पता लग गया है कि जो वृद्धि हुई है वो कितने की हुई है, 38 यूनिट की हुई है। लेकिन आपको प्रतिशत में आंसर निकालना है, तो बट्टे में आपको क्या लिखना होगा, जितनी पहले आई थी उसको लिखना होगा। पहले जो आई थी वो कितनी थी, 100 यूनिट थी, तो बट्टे में हमें 100 लिखना होगा और प्रतिशत में आंसर निकालने के लिए गुणा हमें यहाँ पर 100 से करना होगा। तो 100 से 100 कट ही जाएगा, तो आंसर यहाँ पर आ जाएगा 38%। तो प्रश्न में पूछा गया था कि दैनिक आय कितने प्रतिशत बढ़ जाएगी, तो 38% बढ़ गई है। तो ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपने आय का 60% खर्च करता है। यदि व्यक्ति की आय 15% बढ़ती है तथा व्यय यानी कि जो खर्च है वो 15% बढ़ता है, तो बचत में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आप ये समझिए कि एक व्यक्ति की जो आय है वो हम मान लेते हैं कि व्यक्ति की आय कितनी है, 100 यूनिट है। 100 यूनिट में से वह क्या करता है, अपनी आय का 60% तो खर्च ही कर देता है। तो 60% खर्च कर रहा है और 100 यूनिट उसकी आय है, तो फिर कितने रुपए उसने खर्च कर लिए होंगे, 60 यूनिट रुपए खर्च कर लिए होंगे। अगर उसने 100 यूनिट में से 60 यूनिट खर्च कर लिए हैं, बाकी रुपए खर्च नहीं किए हैं, तो ये उसकी क्या होगी, बचत होगी। यानी कि अगर उसने रुपए खर्च नहीं किए हैं तो वो रुपए जो बच गए हैं, जो उसने खर्च नहीं किए, वो क्या होगी, बचत होगी। तो 100 यूनिट में से 60 यूनिट खर्च कर दिए हैं, 40 यूनिट बचे हैं और ये हो जाएगी बचत। अब आगे प्रश्न में ध्यान दीजिए कि व्यक्ति की जो आय है वो 15% बढ़ रही है। तो 100 में अगर हम 15% बढ़ाएंगे तो यहाँ पर जो आय होगी वो अब 100 से कितनी हो जाएगी, 115 यूनिट हो जाएगी। लेकिन जो व्यय है यानी कि जो खर्च है वो कितना बढ़ता है, वो भी 15% बढ़ता है। तो पहले जो खर्च था वो कितना था, 60 यूनिट था, और 60 यूनिट में हमें अब 15% खर्चा जो है वो बढ़ाना होगा। तो इसके लिए हमें यहाँ पर 60 का 15% तो निकालना होगा। तो 60 का 15% हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों
संख्याएं तो 20 के पहाड़े से कट ही जाएगी, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 और यहाँ पर आ जाएगा 5, और 5 के पहाड़े से 15 कटेगा 3 बार, और 3 का गुणा 3 से होगा तो ये कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। यानी कि जो खर्चा है वो 15% बढ़ा है, लेकिन अगर हम यूनिट में देखें तो वो कितना बढ़ा है, 9 यूनिट बढ़ा है। तो पहले खर्चा अगर 60 यूनिट किया जाता था तो अब कितना किया जाता है, 60 में 9 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 69 यूनिट। तो अब हम ये पता लगाते हैं कि बचत में कितने प्रतिशत परिवर्तन हुआ है। तो अब आप ये देखिए कि पहले आय 100 रुपये थी और 100 में से 60 रुपये खर्च कर लिए जाते थे तो 40 रुपये बच जाते थे, और यही क्या होती थी, बचत होती थी। अब देखिए वेतन बढ़ चुका है, यानी कि आय बढ़ चुकी है और कितनी हो गई है, 115 हो गई है। खर्चा भी बढ़ चुका है और 60 से 69 हो गया है। तो यहाँ पर बचत में भी परिवर्तन आएगा, और हम यहाँ पर बचत का पता लगाते हैं कि कितनी बचत हुई है। तो 115 आय है, उसमें से 69 रुपये खर्च कर दिए गए हैं, तो यहाँ पर कितने रुपए बच गए होंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पर निकाल सकते हैं 115 में से 69 को घटाकर। तो यहाँ पर तो आ जाएगा 6, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये तो आपको पता है कि यहाँ पर आ जाएगा 46। तो पहले बचत की जाती थी 40 रुपये की, लेकिन अब बचत की जा रही है 46 रुपये की। इस तरह से आपको यहाँ पर समझना है। तो अब ये समझिए कि बचत में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ है। पहले बचत कितने की जाती थी, 40 यूनिट की जाती थी, लेकिन अब कितने की जा रही है, 46 यूनिट की जा रही है। क्योंकि आय में भी परिवर्तन हुआ है, खर्चे में भी परिवर्तन हुआ है, तो बचत में भी परिवर्तन होना ही था। तो यहाँ पर जो ये परिवर्तन आपको दिखाई दे रहा है, ये 6 यूनिट का दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि पहले 40 थी, अब कितनी हो गई है, 46। तो 6 यूनिट का परिवर्तन दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर हमें आंसर तो प्रतिशत में निकालना है, यानी कि कितने प्रतिशत परिवर्तन हुआ है। तो आपको पता है कि 6 यूनिट परिवर्तन हुआ है, लेकिन आपको यहाँ पर बट्टे में क्या लिखना होगा, पहली वाली बचत लिखनी होगी, और जो कि कितनी है, 40 यूनिट है। तो बट्टे में 40 लिखेंगे, और प्रतिशत में आंसर निकालने के लिए गुणा तो हमें 100 से करना होगा। अब हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों संख्याएं तो 20 के पहाड़े से कट जाएगी, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 और यहाँ पर आ जाएगा 5। तो 2 के पहाड़े से हम यहाँ पर 6 को काटेंगे तो ये कटेगा 3 बार, और 3 गुणा 5 करने पर फिर कितना आ जाएगा, 15% आ जाएगा। यानी कि बचत में भी कितने परसेंट का परिवर्तन होगा, 15% का ही परिवर्तन होगा। ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन है, एक छात्र को विज्ञान में 300 में से 32% अंक प्राप्त होते हैं, तो भाषा के विषयों में 200 में से कितने अंक प्राप्त करने होंगे ताकि उसके अंकों का कुल प्रतिशत 46% हो जाए। तो बताइए उस छात्र ने भाषा के विषय में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए। तो यहाँ पर आप ये ध्यान दीजिए कि एक छात्र ने जो पेपर दिए हैं वो कौन कौन से दिए हैं। एक तो विज्ञान का पेपर दिया है और दूसरा पेपर है भाषा के विषय का। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं भाषा। तो अब आप ये देखिए कि जो विज्ञान का पेपर है वो तो 300 नंबर का है, और जो भाषा का पेपर है वो 200 नंबर का है। यहाँ पर प्रश्न में दिया हुआ है कि भाषा के विषयों का जो पेपर है वो कितने का है, 200 नंबर का है। तो कुल कितने अंक हो जाएंगे, यहाँ पर कुल अंक हम यहाँ पर पता लगा सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि विज्ञान विषय का पेपर 300 नंबर का है और भाषा के विषय का जो पेपर है वो 200 नंबर का है। 300 + 200 कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। तो यहाँ पर अब आप ये देखिए कि जो बच्चा है उसने विज्ञान में 300 में से 32% अंक प्राप्त किए हैं। तो हम ये पता लगाते हैं कि 300 नंबर का पेपर है और 32% अंक प्राप्त किए हैं, तो विज्ञान विषय में उस बच्चे के कितने नंबर आए हैं। तो 300 का 32% निकालना है, तो इस प्रकार से हम यहाँ पर निकालेंगे, और यहाँ पर ये 2 जीरो से तो ये 2 जीरो कट जाएगी, और 32 × 3 करने पर कितना आ जाएगा, 96 आ जाएगा। यानी कि उस बच्चे को कितने नंबर मिले हैं, 96 अंक मिले हैं 300 में से। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि 300 में से उस बच्चे के कितने नंबर आए हैं, 96 नंबर आए हैं। लेकिन अभी हमें ये नहीं पता है कि भाषा के विषय में उस बच्चे के 200 में से कितने नंबर आए हैं। प्रश्न में यही तो पूछा गया है कि भाषा के विषयों में 200 में से कितने अंक प्राप्त करने होंगे ताकि उसके अंकों का जो कुल प्रतिशत है वो कितना हो जाए, 46% हो जाए। तो यहाँ पर जो ये कुल नंबर है ना, इसके 46% नंबर तो उस बच्चे के आने ही चाहिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि उस बच्चे के कितने नंबर आने चाहिए। तो 500 का अगर हम 46% निकालेंगे तो हमें ये पता लग जाएगा कि 500 में से कितने नंबर उस बच्चे को चाहिए। तो ये 2 जीरो से तो ये 2 जीरो कट जाएगी, और 46 का गुणा हम 5 से करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 230। यानी कि उस बच्चे को 500 में से कितने नंबर चाहिए, 230 नंबर चाहिए। और उसके विज्ञान में तो कितने ही आए हैं, 96 नंबर आए हैं।
तो उस बच्चे को नंबर कितने चाहिए टोटल? 230 नंबर चाहिए। और यहाँ पर उसके विज्ञान में तो कितने आए हैं? 96 आए हैं। तो अब हम ये पता लगाते हैं कि उसको भाषा में कितने नंबर चाहिए होंगे, क्योंकि यहाँ पर टोटल तो 230 नंबर आने चाहिए। तो 96 यहाँ पर है, 300 में से 96 प्राप्त किए हैं, तो हमें ये तो पता लगाना होगा ना कि 200 में से कितने नंबर चाहिए, जिससे कि टोटल यहाँ पर कितना हो जाए, उसका 230 हो जाए। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, 230 में से हम 96 घटाकर देखते हैं, जिससे हमें ये पता लगे कितने नंबर अभी कम हो रहे हैं। तो यहाँ पर 10 में से 6 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 2, और 22 में से अगर 9 घटाया जाएगा तो कितना आएगा, ये तो आपको पता ही है कि यहाँ पर आ जाएगा ये 134। तो यहाँ पर अब आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि उस बच्चे को अभी 134 नंबर की आवश्यकता है, क्योंकि अगर उसके भाषा के विषय में 200 में से 134 नंबर आ जाते हैं तो यहाँ पर विज्ञान के 96 है, तो 96 प्लस 134 कितना हो जाएगा, 230 नंबर हो जाएंगे, और यहाँ पर उसके 46% नंबर भी आ जाएंगे। तो हमें ये पता लग गया है कि भाषा के विषय में उस बच्चे को कितने नंबर प्राप्त करने चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो आंसर पूछा गया है वो परसेंटेज में पूछा गया है। किसका परसेंट हमें निकालना है, आप यहाँ पर ध्यान दीजिए। प्रश्न में पूछा गया है कि बताइए उस छात्र ने भाषा के विषय में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए। तो भाषा का जो पेपर था वो तो कितने का था, 200 नंबर का था, और बच्चे ने प्राप्त कितने नंबर किए हैं, 134। तो हमें ये पता लगाना है कि कितने परसेंटेज नंबर प्राप्त किए हैं। तो 134 नंबर प्राप्त किए हैं, और कुल नंबर कितने थे भाषा के, 200 थे। तो यहाँ पर हमें बट्टे में 200 लिखना होगा, और मल्टीप्लाई तो हम यहाँ पर 100 से ही करेंगे, क्योंकि आंसर हमें परसेंटेज में निकालना है। तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगी, और 2 के पहाड़े से हम 134 को काटेंगे तो ये कितनी बार कटेगा, ये तो आपको पता है कि ये कटेगा 67 बार, और आंसर आ जाएगा यहाँ पर 67%। यानी कि उस बच्चे ने भाषा में कितने नंबर प्राप्त किए हैं, 67% नंबर प्राप्त किए हैं। जबकि विज्ञान विषय में कितने अंक प्राप्त किए हैं, 32%, और यहाँ पर कुल कितने परसेंट प्राप्त किए हैं, 46% प्राप्त किए हैं। लेकिन यहाँ पर ये पूछा गया था कि भाषा में कितने परसेंट अंक प्राप्त किए हैं, तो आंसर आया है 67%, और ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर होगा।